तो शुरू करें। ठीक। सो फर्स्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा हॉस्पिटल के बारे में, हॉस्पिटल की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल्स, टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल। होप करता हूँ आपको समझा होगा। नाउ सेकेंड चैप्टर की बात करते हैं, जो कि हमारे फर्स्ट यूनिट का सेकेंड चैप्टर है, जिसका नाम है हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी, रुको जरा, सबर करो। हाँ, हॉस्पिटल फार्मेसी। अब ये सिंपल सा टर्म नॉर्मल डेफिनेशंस में भी आ सकता है, कोई हमसे नॉर्मली भी पूछ सकता है कि बताओ हॉस्पिटल फार्मेसी क्या है। सो अगर कोई ऐसे पूछता है, सिंपल टर्म्स में हमें डिफाइन करना है। कैसे? कि हॉस्पिटल का वो डिपार्टमेंट जो डील करता है प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, डिस्पेंसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंपाउंडिंग, टेस्टिंग, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। क्या क्या बता दिए सर? वेट। अब हॉस्पिटल का ऐसा डिपार्टमेंट है जो डील कर रहा है किससे? प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट मीन्स बाइंग ऑफ द ड्रग, ड्रग की बाइंग। स्टोरेज ऑफ द ड्रग, उस खरीदी हुई ड्रग का प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन, उसका स्टोरेज। कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग मीन्स उस चीज को कंपाउंड करना, बनाना, एजिटेशन, मिक्सिंग एक्सेट्रा। डिस्पेंसिंग, उस ड्रग को डिस्पेंस करना टू द पेशेंट्स। मैन्युफैक्चरिंग, उस ड्रग को मैन्युफैक्चर करना। टेस्टिंग, सही बनी है कि नहीं उसे टेस्ट करना। पैकेजिंग, पैक करना। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग, एंड उसे डिस्ट्रीब्यूट करना हॉस्पिटल में। ये भी चैप्टर हम आगे पढ़ने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो हॉस्पिटल के अंदर हमारे होता है। समझ गए? ऐसा डिपार्टमेंट जो इन सारी चीजों को डील करता है हॉस्पिटल में विथ ड्रग, उसे हम कहते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी। अब ये सारी जो एक्टिविटीज में बताई गई है वो किसके द्वारा की जाएगी? एक प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट एंड लीगली क्वालिफाइड फार्मासिस्ट। ये सारी एक्टिविटी जो भी करेगा वो एक प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट और लीगली क्वालिफाइड फार्मासिस्ट होना चाहिए। ऐसे ही बना वो फार्मासिस्ट नहीं होना चाहिए। प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट मीन्स जब वो वर्क करे तो उसके वर्क में एक स्किल्ड, एक एक्सपीरियंस झलके, दिखे कि हाँ वो एक स्किल्ड, एक क्वालिफाइड पर्सन है। तो ये सारी चीजें एक प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट और लीगली क्वालिफाइड फार्मासिस्ट द्वारा की जाएगी हमारे कहाँ? हॉस्पिटल फार्मेसी में। ओके। अब अगर कोई एक और डेफिनेशन पूछना चाहता है कि ठीक है ये तुम्हें बताया, वेल एंड गुड, एक और डेफिनेशन डिफाइन करो, या आप ही एग्जाम में जब लिख रहे हो तो एक और अच्छे से प्रेजेंट करना चाहते हो तो एक और डेफिनेशन आप इसी की लिख सकते हो कि हॉस्पिटल में प्रोफेशनल फार्मासिस्ट के अंडर फार्मेसी प्रैक्टिस करने को भी हम कहाँ गया, फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी कहते हैं। क्या कह रहा है डेफिनेशन? प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी विद इन द हॉस्पिटल अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रोफेशनल फार्मासिस्ट इज ऑल्सो नोन एज फार्मेसी या हॉस्पिटल फार्मेसी। ओके। जब हम किसी प्रोफेशनल फार्मासिस्ट के अंडर फार्मेसी प्रैक्टिस करते हैं हॉस्पिटल में, उसे हम हॉस्पिटल फार्मेसी भी कहते हैं। ओके। होप करता हूँ ये एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा। समझने पे ध्यान रखो रादर देन रटने पे। एक बार आप समझ गए, इंग्लिश आपको आती है, सिंपली उसको ट्रांसलेट कर लेना। ठीक। अब टाइप्स ऑफ फार्मेसी की बात करते हैं। दो टाइप की फार्मेसी हो रही है, हॉस्पिटल फार्मेसी और कम्युनिटी फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी हम इस चैप्टर में पढ़ ही रहे हैं, आगे पढ़ेंगे, अभी मैंने डिफाइन भी किया। कम्युनिटी फार्मेसी की बात करें तो मैं सिंपल टर्म्स में समझा देता हूँ और आगे फोर्थ चैप्टर में हम इसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कम्युनिटी फार्मेसी की बात करें तो कम्युनिटी फार्मेसी क्या कह रहा है कि जब जो ऐसे रीजन होते हैं जहाँ पे डॉक्टर्स की स्कैरसिटी होती है या डॉक्टर्स कम होते हैं, वहां पर एक फार्मासिस्ट अपना कम्युनिटी फार्मेसी सेंटर खोल के बेसिक ट्रीटमेंट जो है पेशेंट्स को वो प्रोवाइड कर सकता है। जो झोला छाप डॉक्टर इलीगली करते हैं वो हम लोग लीगली कर सकते हैं। ठीक। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी के फंक्शंस क्या है? ठीक। प्रैक्टिसिंग इन प्रोफेशनल एंड एथिकल मैनर, जो भी वर्क आप उस हॉस्पिटल में करेंगे वो प्रोफेशनली और एथिकल मैनर में होना चाहिए। प्रोफेशनली का डेफिनेशन मैंने अभी बताया आपको कि उसके वर्क में एक स्किल, एक एक्सपीरियंस दिखना चाहिए कि हाँ ये बहुत अच्छे से वो एक्टिविटी करते हैं। एंड एथिकल मैनर की बात करें तो ऑनेस्टी से, फेयरनेस से, रिस्पेक्ट के साथ जब वो एक्टिविटी की जाती है तो उसे हम कहते हैं प्रोफेशनली एंड एथिकल मैनर, वो एथिकल मैनर में होना चाहिए। नेक्स्ट, अप्लाइंग ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, जो भी हमने ऑर्गेनाइजेशन में स्किल्स सीखी है उन स्किल्स को वहां अप्लाई करें, उस चीजों को अप्लाई करें ताकि सारी चीजें अच्छे वे में हो।
देन डिस्पेंसिंग ड्रग एज पर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिकल स्टाफ एंड ऑफ द हॉस्पिटल। जो भी प्रिस्क्रिप्शन आपके पास आ रहा है वो जो मेडिकल स्टाफ ने लिखा है उसी के हिसाब से आपको देना है, अपने हिसाब से नहीं देना है, ठीक, गद्दारी नहीं करना। लास्टली मैनेजिंग वेरियस एक्टिविटी। अब हॉस्पिटल फार्मेसी में वेरियस एक्टिविटीज होती हैं जिनको हमें मैनेज करना होता है, जैसे कि परचेज ऑफ द ड्रग, ड्रग्स को खरीदना, उनकी स्टोरेज कंडीशंस, एंड लास्टली उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना। ठीक, ये सारी चीजें फंक्शन समझ गए। आगे की चीजें नेक्स्ट स्लाइड में। अब बात करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव ऑफ द हॉस्पिटल फार्मेसी, कि हॉस्पिटल फार्मेसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है, उद्देश्य क्या है, इसे क्यों बनाया गया, या ये क्या काम करता है। अब हम कोई भी चीज पढ़ रहे हैं उसका हमें रीजन पता होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं या ये करता क्या है, राइट। तो फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है हॉस्पिटल फार्मेसी का वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग इन दी वार्ड्स। जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ वार्ड्स होते हैं हॉस्पिटल में, जैसे कि जनरल वार्ड, फीमेल वार्ड, चाइल्ड वार्ड, आईसीयू, इन सारी जगहों पर ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना फंक्शन होता है, ऑब्जेक्टिव होता है हमारे हॉस्पिटल फार्मेसी का। ऑल्सो टू दी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट मैंने लास्ट वीडियो में बोला था आपको कि जिसमें जो पेशेंट्स आते हैं और वो ड्रग लेके बाहर से ही चले जाते हैं, जिन्हें हम एडमिट नहीं करते, राइट, वो आ गए आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। पेशेंट काउंसलिंग, पेशेंट काउंसलिंग भी एक चैप्टर है, आगे आने वाली यूनिट में आएगा जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। शॉर्ट में अगर समझाऊं, पेशेंट काउंसलिंग मतलब कोई भी पेशेंट आपके पास आया उसे आप प्रॉपरली गाइड करेंगे कि आपको क्या हुआ है, कैसे है, आपको ड्रग्स कैसे लेनी है, राइट, उन्हें कैसे खाना है, कैसे कंज्यूम करना है, वो आप पेशेंट काउंसलिंग में करते हैं। इंस्पेक्टिंग ऑल द फार्मास्यूटिकल सप्लाईज, जो भी फार्मास्यूटिकल सप्लाईज आ रहे हैं हॉस्पिटल फार्मेसी में उनको इंस्पेक्ट करना है, उनकी क्वालिटी सारी चीजें प्रॉपर है कि नहीं। सेकेंड, प्रोमोटिंग रैशनल यूज ऑफ ड्रग। रैशनल यूज ये कह रहा है कि जो भी ड्रग है उनका प्रॉपर अप्रोप्रिएट यूज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल नार्कोटिक ड्रग है, इनका मिसयूज होता है, इसीलिए हमें वो प्रमोट करना है जो कि है रैशनल यूज ऑफ ड्रग्स। ठीक, सिलेक्शन ऑफ रिलायबल सप्लायर्स, जो भी हमारे सप्लायर्स होंगे जो कि हमारे हॉस्पिटल में ड्रग्स को प्रोवाइड करेंगे वो रिलायबल हो, उन पर भरोसा करने लायक हो, वो प्रॉपरली टाइम पर और सही ड्यूरेशन में हमारा जो ड्रग्स का सप्लाई कर सके। पेशेंट सेटिस्फेक्शन, अब अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है तो हमारा एंड बाकी स्टाफ का एक ही एम होना चाहिए, उसको सेटिस्फाई करना। वो ट्रीटमेंट लेने आया है, उससे हम A1 ग्रेड की ट्रीटमेंट दें और उसको ठीक करके बाहर भेजें। देन इफेक्टिव सर्विस, जो भी जैसे अभी मेंशन किया, जो भी सर्विस हम उन्हें दे रहे हैं वो एक इफेक्टिव और एथिकल मैनर में होनी चाहिए, राइट। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। आगे एक टॉपिक है, यही टॉपिक है बट इसको हम शॉर्ट में समझ ले रहे हैं। आपको मैंने एक चार्ट टाइप बना दिया है, इसको मैं नरेट कर दे रहा हूँ जैसे प्रीवियस वीडियो में बताया था, एंड देन इसको आप एलाबोरेट कर सकते हैं। क्या है फंक्शन हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का? जब हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आप बन जाओगे तो उसका कुछ फंक्शन होगा, राइट, वो है डिस्पेंसिंग। पहला है डिस्पेंसिंग, मिलता जुलता ही हमारे ऑब्जेक्टिव से। डिस्पेंसिंग किसको? आउटडोर पेशेंट को, इन पेशेंट डिपार्टमेंट को, मेडिकल और सर्जिकल सप्लाईज को प्रोवाइड करना। जो भी हमारे मेडिकल और सर्जिकल सप्लाईज है उनके रिस्पेक्टिव जगह पे उनको प्रोवाइड कराना। ठीक, लेबोरेटरीज की जो भी सप्लाईज है उनको प्रोवाइड कराना। वार्ड सप्लाईज है जैसे कि जो भी हमारे ग्लूकोज बॉटल्स हैं, कैथेटर है, कैनुला है, एक्सेट्रा, जो चीजें जो हमारी होती है हॉस्पिटल में उनको प्रोवाइड करना हमारा फंक्शन है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का। नेक्स्ट आता है परचेजिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। जैसे कि अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने बात किया था कि परचेज करना और इन्वेंट्री कंट्रोल, ये भी हमारा 4th के 5th यूनिट में एक टॉपिक है जिसको हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। जैसे ये सबको डिटेल में पढ़ रहे हैं, ये भी हम इन डिटेल पढ़ेंगे कि इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है, कैसे उसे मैनेज करते हैं जो ड्रग्स हमारी आती हैं स्टोर में, ऐसे। मैन्युफैक्चरिंग, बल्क में मैन्युफैक्चर करना, लार्ज एंड स्मॉल वॉल्यूम पैरेंटरल्स जो आईवी फ्लूइड्स होते हैं, आपको पता ही होगा अब तक, तो उनको भी मैन्युफैक्चर करते हैं। देन स्टैटिस्टिक्स एंड रिपोर्ट, जो भी डेटा कलेक्ट हो रहा है उसको स्टैटिस्टिकली वे में प्रेजेंट करना एंड सारी चीजों का रिकॉर्ड रखना। देन लास्टली टीचिंग, जब हम एज ए इंटर्न वहां पर जाते हैं, जैसे कि आप लोग को कर भी रहे होंगे, जब इंटर्न जब वहां जाता है तो
उसको सिखाने का काम भी हमारे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का होता है। वो तो गया है, वो हॉस्पिटल के बारे में इतनी सारी चीजें नहीं जानता, तो उसे हमें प्रॉपर गाइड करना है कि क्या क्या डिपार्टमेंट है, क्या क्या चीजें हमें करनी है, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स, ये सारे फंक्शंस हमें उन्हें बताना है, जो भी प्रोफेशनली ट्रेन्ड फार्मासिस्ट होंगे उन्हें। तो फाइनली हम आ गए हैं हमारे चैप्टर के लास्ट टॉपिक और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के। इस टॉपिक के भी पूछे जाने के चांसेस थोड़े ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर क्वेश्चंस, बट येट हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी का, ये हमें ये बता रहा है कि जो भी हमारी हॉस्पिटल फार्मेसी है उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, वो कैसे बनी है, और बाकी सारे उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अब बात यह है कि ये हार्ड कोर थियरी है, इसमें पूरा थियरी ही थियरी है, एंड अगर मैं एक एक पॉइंट लिखने बैठता तो मैं लिखते ही रह जाता। ओके, इसलिए मैंने इसको छोटे छोटे पॉइंट्स में एनलिस्ट कर दिया है, आप लोगों के लिए शॉर्ट नोट्स टाइप है ये, एंड बाकी मैं नरेट करूंगा जैसे मैं नरेट करता हूँ, क्योंकि अभी मैंने बोला हमारा मेन फोकस है कॉन्सेप्ट को समझना। चीजें हमें अगर समझ आ गई, फिर हम जब बुक पढ़ेंगे तो हमें पढ़ने में आसानी होगी, राइट। सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, मैं आपको नरेट करता हूँ, देन आप नोट्स या बुक पढ़ेंगे, और भी जो छोटी मोटी चीजें छूट जाएंगी वो मैं अपने नोट से देख के बता दूंगा, कि ऑब्वियसली यहाँ पे सारी चीजें मेंशन करना पॉसिबल नहीं है। ओके, स्टार्ट करते हैं। अब लोकेशन, जो हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी है वो कहाँ होना चाहिए, एक हॉस्पिटल के चार्ट में वो कहाँ दिखेगा हमें, वो ग्राउंड फ्लोर पे होना चाहिए विथ स्टोरेज बेसमेंट। ग्राउंड फ्लोर पे ही सिचुएटेड होना चाहिए, और उसमें स्टोरेज के लिए बेसमेंट बना होना चाहिए जहाँ पे हमारे सारे इक्विपमेंट्स और चीजें स्टोर की जाएंगी। देन एक्सेसिबल टू एलिवेटर, जो भी हमारी लिफ्ट है उससे नियर बाय में होना चाहिए ताकि चीजों को पहुंचाने में हमें आसानी हो। देन एक्सेसिबल टू ऑल एरिया ऑफ डिपार्टमेंट, अब अगर वो ऐसी जगह रहेगा जहां से सारा डिपार्टमेंट जो इजीली एक्सेसिबल है, तो उनको जो हमने फंक्शंस पढ़े और ऑब्जेक्टिव पढ़े वो फॉलो करने में मदद होगी, राइट। अगर वो दूर होगा तो फार्मासिस्ट को आना पड़ेगा एंड उसको इनकन्वीनियंस हो सकती है, एंड अगर वो एक्सेसिबल रहेगा हर जगह पे तो वेल एंड गुड, अच्छा रहेगा। ओके, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। जब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में आप लिखोगे तो पहला पॉइंट आएगा लोकेशन। देन लोकेशन में ये तीन चीजें आपको मेंशन करनी है कि वो कहाँ होगा, कहाँ कहाँ चीजें उसके लिए एक्सेसिबल होगी। ओके, देन बात करते हैं लेआउट। अब जो हमारा एम्प्टी स्पेस होगा बेसमेंट का, उसमें हम हमारी चीजें, ड्रग्स वगैरह कैसे रखेंगे, कोई एक लेआउट होगा, राइट, कि ये चीजें यहाँ रखनी है, ऐसे रखनी है, तो उसी चीज को हम लेआउट कह रहे हैं, कि जो हमें एम्प्टी स्पेस मिल जाएगी बेसमेंट में, उसमें हम हमारे जो भी ड्रग्स और सारी चीजें आ रही है उसे रखेंगे कैसे, सामानों को अरेंज कैसे करेंगे सो दैट इजीली हमें मिल सके। तो उन सामानों को रखने का हमारे पास दो लेआउट है, पहला है ग्रिड लेआउट और फ्री फ्लोइंग लेआउट। इनका मैंने ओके ओके डायग्राम आप लोग को बनाया है, आपको समझ में आएगा। अब ग्रिड लेआउट की बात करें तो जैसे हम सुपरमार्केट में जाते हैं, ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह में जाते हैं, तो वहां पे कैसे ऐसे रैक्स बने रहते हैं पतले पतले, और उन पे हमारे जो भी ये सामान रखे हुए होते हैं, सिमिलर लेआउट को हम कॉपी कर लेते हैं हमारे हॉस्पिटल फार्मेसी में। वहां पे भी एम्प्टी स्पेसेस में वॉल्स के अगेंस्ट और बीच बीच में रैक रखे हुए रहते हैं जिसमें हमारे सारे इक्विपमेंट्स और ड्रग्स हम उसमें रख देते हैं। ठीक, आप ऐसा डायग्राम बना के इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये सुपरमार्केट वगैरह टाइप में भी होता है, उसी चीज को हम वहाँ पे रखते हैं, इसमें रैक्स बने होते हैं जिसमें हमारे ड्रग्स और सारे इक्विपमेंट को हम लोग अच्छे से रख लेते हैं। सेकेंड टाइप है फ्री फ्लोइंग टाइप, इसमें कोई ऐसा बना नहीं है, यहाँ से इसमें तो पेशेंट आ रहा था काउंटर पे जा रहा था, या यहाँ से आ रहा था काउंटर पे, वो सारी चीजें रखी हुई थी। बट फ्री फ्लोइंग में ऐसा है, फ्री फ्लोइंग में जैसे हमारे नाइक के शोरूम्स थे और वगैरह अदर ब्रांड्स के शोरूम होते हैं जिसमें आप रोम कर सकते हैं इजीली, कोई भी चीजें ऑर्गेनाइज नहीं, फ्री फ्लोइंग रखी हुई होती है, तो वो स्टाइल में भी हम उसको रख सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारा लेआउट। तो आप ये दो डायग्राम बना देंगे, थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे तो आपका पेजेस जो है वो भर जाएंगे। देन बात करते हैं हम फिनिशिंग। अब जो हमारा लेआउट होगा वो थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, जो हमारी हॉस्पिटल फार्मेसी है वो अच्छी दिखनी चाहिए। फिनिशिंग में क्या आता है, फ्लोर। फ्लोर जो होना चाहिए वो प्रॉपर अच्छा टाइल्स का बना होना चाहिए, टाइल्स उसमें लगी होनी चाहिए, एसिड बेस रेजिस्टेंट होना चाहिए ताकि अगर कोई चीज गिर जाए तो खराब ना हो, वॉशेबल हो। ओके, वॉल्स सेम चीजें वॉल पे भी अप्लाई करती हैं, वॉशेबल होना चाहिए, पेंटेड होना चाहिए, उसमें कोई क्रैक्स नहीं होने चाहिए। ओके,
आ गया वॉल्स, क्योंकि कोई भी चीजें होगी तो वो चीजें खराब कर सकती है वहां पे। ये हो गया हमारा फिनिशिंग में। देन आते हैं हमारे लाइटनिंग में। लाइटिंग, अब कोई भी जगह पे लाइटिंग एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल यही, अगर मैं प्रॉपर लाइटिंग में नहीं होता तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाता। उसी हिसाब से अगर हमारे ड्रग स्टोर में या हॉस्पिटल फार्मेसी में लाइटिंग प्रॉपर नहीं रहेगी, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं रहेगा, तो वहाँ वर्क करने वालों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। लाइटिंग के साथ ही वेंटिलेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसमें हमारे प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, हवा आनी जानी चाहिए। विंडोज में बंद करने वाला सिस्टम होना चाहिए, अगर डस्ट एंड समथिंग आ रहा है तो हम उसे बंद कर दें। ओके, यह लाइटिंग। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है हमारा, स्टोरेज। स्टोरेज क्या कह रहा है, जो भी ड्रग्स और इक्विपमेंट है उन्हें हम कैसे रख रहे हैं। ठीक, उनकी प्रॉपर जगह होनी चाहिए, वुडन शेल्फ बने होने चाहिए, उसे हमें प्रॉपर स्टोरेज में रखना है। अब जो जनरल ड्रग का स्टोरेज है और रेफ्रिजरेटेड ड्रग आइटम, ये दो आइटम अलग से। अब मतलब इन्हें कैसे रखना है हमें, ये हो गया स्टोरेज। स्टोरेज में हमें उसको रखना है। दो टाइप की ड्रग्स हैं, एक हमारा जनरल ड्रग्स है, उन्हें कैसे रखना है, क्या क्या नॉर्म्स हमें फॉलो करने, एंड रेफ्रिजरेटेड ड्रग। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को मैं मिस ना कर जाऊं, इसीलिए मैं उन्हें नोट से देख ले रहा हूँ और आपको नरेट कर दे रहा हूँ। ओके, अब जनरल ड्रग्स की बात करें तो जनरल ड्रग्स ये कह रहा है कि हमें उन्हें अल्फाबेटिकली अरेंज करना है हमारे कैबिनेट में। जैसे कि जो भी ड्रग्स हमने रखी हुई है हमें इजीली मिल जाए, वो जो फार्मासिस्ट वहाँ वर्क कर रहा है उसे इजीली मिल जाए। अगर हम अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे तो वो हमें इजीली एक्सेसिबल रहेगा, हमें इजीली मिल जाएगा। देन या तो आप उसे अरेंज कर सकते हो एज पर यूज। जो ड्रग ज्यादा जा रही है, जिनका यूज ज्यादा हो रहा है, उन्हें आप नियर बाय में रखो ताकि आप क्या कर सके, इजीली उसे एक्सेस कर सकें। बिन कार्ड शोइंग स्टॉक पोजीशन, ये जो चीज है ये भी हम आगे फोर्थ या फिफ्थ यूनिट में देखने वाले हैं। इसका मैं बात करूं तो सिंपल वे में समझाऊं जी, ये रैक वाला सिस्टम है, इसी में हम छोटे छोटे बिन्स बना देते हैं। बिन्स मतलब एक टोकरी टाइप जिसमें हम चीजें रखे होते हैं, तो हमें पता होगा कि हम ड्रग कहाँ है तो हम इजीली जाकर उसके ढूंढ सकते हैं। ये हो गया स्टोरेज। फिर आता है शॉर्ट एक्सपायरी टू बी प्लेस्ड इन फ्रंट एंड लॉन्ग एक्सपायरी एट द बैक। सिंपल सी बात है, जब ग्रिड लेआउट में, और आप इमेजिन करो कि आप स्टोरेज रूम में पहुंच गए हैं, आपके सामने ग्रिड है और उसमें चीजें रखी हैं, तो जो जल्दी एक्सपायर चीजें होने वाली हैं उसे हम अगर आगे रखेंगे तो वो जल्दी चली जाएगी, और जिनका एक्सपायरी टाइम लॉन्ग पीरियड में उसे हम पीछे रख सकेंगे, ताकि वो चीज अगर लेट भी जा रही है तो वो खराब ना हो। अब अगर आप शॉर्ट एक्सपायरी वाली चीज पीछे रख दोगे तो हो सकता है वो मिले ना और वो एक्सपायर हो जाए तो आपका नुकसान हो जाएगा। राइट, इसीलिए शॉर्ट एक्सपायरी, जो जल्दी एक्सपायर होने वाली है उसे हम आगे रखेंगे, एंड जो बाद में एक्सपायर होने वाला है उसे हम पीछे रखेंगे। फिर क्या कह रहा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड टू बी फॉलोड। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आ रहा है वो पहले जाएगा। ठीक, ये मेथड हमको फॉलो करना है। Then the drugs to be used before the date of expiry or transfer to the other hospital. अब कोई ड्रग अगर एक्सपायर होने वाली है, आपको पता चल गया है ना, आपकी इधर वो यूज नहीं हो रही है, वो यूटिलाइज नहीं हो रही है, तो सिंपली आप उसे दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दो, उसे वेस्ट मत होने दो। ठीक, एक्सपायरी ड्रग टू बी डिस्पोज एज पर द रूल। अब नहीं कर पाए, हो गई एक्सपायर, तो हम क्या करेंगे, उसे रूल के हिसाब से डिस्पोज कर देंगे। इतने सारे पॉइंट्स थे स्टोरेज किसके, जनरल ड्रग्स के। ठीक, अब वो सारे लिखता मैं तो वो भर जाते हैं, इसीलिए मैं नोट से आपको नरेट कर दे। फिर आता है स्टोरेज ऑफ रेफ्रिजरेटेड ड्रग आइटम। कुछ ड्रग्स को हम जनरली नॉर्मल ऐसे नहीं रख सकते, उसे हमें क्या करना होता है, रेफ्रिजरेट करके रखना होता है। अब रेफ्रिजरेशन में भी अलग अलग टेम्परेचर्स पे उन्हें हमें सेट करना होता है, जैसे कि रूम टेम्परेचर पर रहने वाली ड्रग। अब रूम टेम्परेचर हमारा तो 30 के प्लस रहता है, बट नॉर्मल जो स्टैंडर्ड्स कहता है वो कहता है 15 टू 25 डिग्री सेल्सियस। कुछ ड्रग्स पे लिखा होगा कि टू बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर, तो उन्हें हमें किस पे रखना है, 15 टू 25 डिग्री सेल्सियस पे हमें उसे रखना है। देन कूल प्लेस, पहला हो गया रूम टेम्परेचर पे रखने वाली ड्रग जिनका टेम्परेचर क्या था, 15 टू 25 डिग्री सेल्सियस। राइट, अब आती है कूल प्लेस पे रखने वाली ड्रग, जिन्हें हम रखते हैं बिटवीन 8 टू 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ध्यान देना, कूल प्लेस पे रखने वाली ड्रग को हम रखेंगे 8 टू 15 डिग्री सेल्सियस पे, एयर कंडीशनिंग। ठीक, इसमें कौन कौन सी ड्रग्स को हम रखते हैं सर, एंटीबायोटिक्स और विटामिन को। स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स और विटामिन को हमें कूल टेम्परेचर रखना होता है, जो कि है 18 टू 15 डिग्री सेल्सियस। देन रेफ्रिजरेटर, अब रेफ्रिजरेटर क्या कह रहा है, ऐसी ड्रग जिनको हमें 2 टू 8 डिग्री सेल्सियस पे रखना है।
ठीक, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे इसमें क्या आते हैं, वैक्सीन, इंसुलिन, हेपारिन्स, इनको रेफ्रिजरेट करना है बट फ्रीज नहीं करना है। ठीक, 2 to 8 डिग्री ही मेंटेन करना है, फ्रीज नहीं करना है हमें। फ्रीजर लास्ट आता है हमारा, फ्रीजर, जिन्हें -10 से -25 डिग्री सेल्सियस में ही स्टोर करना है। इससे आप अगर ऊपर जाएंगे तो वो ड्रग्स खराब हो सकती हैं। ठीक, इसमें क्या क्या आती है सर, ओरल पोलियो वैक्सीन विच इज केप्ट बिलो -20 डिग्री सेल्सियस, फ्रीज करके। ठीक, ये थे रेफ्रिजरेटेड ड्रग आइटम्स। और मैंने आपको मेंशन कर दिया कि ये 4 टाइप में होती हैं, क्या क्या थी, रूम टेम्परेचर, कूल प्लेस, रेफ्रिजरेटेड, फ्रीजर। ठीक है, एग्जांपल्स भी बता दिए, आप इन्हें नोट कर सकते हो, या जब आप बुक पढ़ोगे या नोट्स पढ़ोगे तो आपको उसमें मेंशन मिलेगा। ओके, अब बात करते हैं स्टाफिंग की, नोट्स रख देता हूं। स्टाफिंग की बात करें तो कितने बड़े हॉस्पिटल में कितने फार्मासिस्ट की नीड है वो हम जान रहे हैं। ठीक, अगर हॉस्पिटल 100 बेड का है, ठीक, 100 बेडेड हॉस्पिटल है, तो वहां 2 फार्मासिस्ट इनफ, वो सारी चीजें देख लेंगे। 200 बेड का है तो हमें 3 फार्मासिस्ट लगेंगे, एंड लास्टली अगर 500 बेड का है तो हमें 7 फार्मासिस्ट की नीड वहां पर होगी। ओके, ये हो गया हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब 2-4 चीजें इसमें मैं नहीं लिख पाया, वो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि चीफ फार्मासिस्ट का फंक्शन क्या है, और भी चीजें नोट से देख के मैं आपको नरेट कर देता हूँ। अब बात कर लेते हैं, एक छोटा टॉपिक है जिसका रोल ऑफ फार्मासिस्ट, चीफ फार्मासिस्ट। ओके, नॉर्मल फार्मासिस्ट नहीं, चीफ फार्मासिस्ट जो हॉस्पिटल में होता है उसका क्या रोल है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन ऑफ थेराप्यूटिक कमिटी। ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। आप बोलोगे सर सब आगे पढ़ने वाले हैं, हाँ, धीरे धीरे जो एक एक यूनिट में हमारे 3-3 4-4 टॉपिक है उनमें सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। थेराप्यूटिक कमिटी क्या होता है हम आगे बताएंगे। थेराप्यूटिक कमिटी का डिसीजन लेना, इम्प्लीमेंटेशन करना, डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल केमिकल्स टू डिफरेंट एरिया, जो भी फार्मास्यूटिकल और केमिकल्स है उनको अलग अलग एरिया में, मेंटेनेंस ऑफ अप्रूव्ड स्टॉक एंड इमरजेंसी ड्रग और एंटीडोट, जो भी हमारे हॉस्पिटल में स्टॉक ड्रग्स आ रही हैं या एंटीडोट्स आ रहे हैं उनको मेंटेनेंस करना, डिस्पेंसिंग ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड अकाउंटिंग। तो नार्कोटिक्स ड्रग है वो बहुत ध्यान से देने वाली चीज है क्योंकि उसका मिसयूज हो सकता है, इसीलिए उस पर ध्यान रखना और अकाउंटिंग पे ध्यान रखना। इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री फिर हम बता रहा हूँ आगे आप पढ़ने वाले 4th से 5th यूनिट में। उसके बाद टीचिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ फार्मासिस्ट, जो भी फार्मासिस्ट आ रहे हैं उनकी टीचिंग करना, एंड पेशेंट एजुकेशन, पेशेंट को एजुकेट करना। ओके, सो अब हमारा फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। ओके, आने वाले चैप्टर मतलब थर्ड चैप्टर में हम देखेंगे एडवर्स ड्रग रिएक्शन, क्योंकि डेफिनेटली हम उसे 4th सेम फार्माकोलॉजी में पढ़ ही चुके हैं, बट यहाँ भी हम उसे देखेंगे, एंड ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक रहा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।